हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें ये जो सीरीज़ है हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और आज ये सीरीज नंबर 10 है, यानी कि क्लास नंबर यह 10 है। ठीक है, इससे और ये जो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है और यह फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो जितने पीवाईक्यूज हैं हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। सभी का सीडीपी पोर्शन हम लोग बहुत डीप में समझने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपका दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जिसने भी इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता कॉन्सेप्ट क्या सुझाता है, यानी कि जो ब्रेन प्लास्टिसिटी है, जिसको ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहा जाता है, ये क्या सजेस्ट करता है। ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवधि संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। देखिए, मस्तिष्क नमनीयता का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क की, हमारे माइंड की वो क्षमता जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क एक्सपीरियंसेज जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा अधिगम हो रहा है, या जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में हम आते हैं, जिस प्रकार के वातावरण के संपर्क में हम आते हैं, ये उसी के अनुसार आकार ले लेता है। कौन? हमारा मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क की ऐसी क्षमता होती है कि जैसा हमारा अनुभव होता है, जैसा हम सीखते जाते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उसके अनुसार ये आकार ले लेता है, यानी कि बदल जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो मस्तिष्क नमनीयता का है, ये बताता है कि मस्तिष्क जो है वो जन्म के बाद एक्सपीरियंसेस के आधार पर निरंतर डेवलप होता रहता है। और यहाँ पे ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा नमनीयता रखता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, लचीलापन रखता है, जिससे ये जो टाइम पीरियड होता है ये संवेदनशील होता है। किसके लिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी दौरान बालकों का जो मस्तिष्क है उसमें लैंग्वेज हो गई, सोच समझ हो गई, तर्क क्षमता हो गई, समस्या समाधान जैसी क्षमताएं तेजी से डेवलप होती हैं और बच्चा तेजी से चीज़ों को यहाँ पे सीख रहा होता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये संवेदनशील अवस्था होती है। ये कैसा है? एक सेंसिटिव पीरियड माना जाता है अर्ली चाइल्डहुड के लिए और एडोलसेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंड बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है, तो ये उसके लिए संवेदनशील पीरियड हो गया। ऑप्शन ठीक है ये। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, नहीं। जो डेवलपमेंट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक समान नहीं होता। कोई बच्चा 8 से 10 महीने, कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख जाता है, कोई साल भर में, कोई 1.5 साल में, कोई बच्चा 2-2 साल में चलना सीखता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग होती है। बाकी जो ऑर्डर और सीक्वेंस होता है वो समान होता है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये गलत बात है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पर। ओके, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। नहीं, हमारे विकास के 4 प्रमुख आयाम हैं। PCSE, फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता है तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे ये जो 4 एस्पेक्ट हैं, चारों आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर का एक क्षेत्र विकास का दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। सारे ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक जो उसको गुण उसके पेरेंट्स से मिले हैं, यानी कि जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित स्रोत। आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरण से संबंधित कारक जो हैं, ये दोनों ही क्या विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता? गलत बात। विकास पर इनका प्रभाव पड़ता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। बात तो ठीक लग रही है।
कभी पारस्परिकता नहीं करते, ऐसा नहीं। ये दोनों आपस में इंटरैक्ट होकर के हमारे डेवलपमेंट पर पूरा प्रभाव डालते हैं। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारा ऑप्शन सेकंड राइट है कि आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय संबंधित कारक ये एक जटिल तरीके की पारस्परिकता के द्वारा विकास को रूप देते हैं। आनुवंशिकता का मतलब यहाँ पे क्या है, जेनेटिक्स, और वातावरण का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट है ना। ये दोनों ही किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति का, चाहे शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सभी क्षेत्र को, विकास के सभी क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं। और ये आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई शक्तियां हैं, दोनों ही आपस में जुड़ी हुई पावर हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर के बालक के डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है या उसकी जो स्पीड है उसको निर्धारित करते हैं। कैसी स्पीड, उसके डेवलपमेंट की स्पीड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये पारस्परिकता की बात की गई यहाँ पे। ये जो प्रोसेस है वो पारस्परिकता के रूप में होता है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करके बच्चे को बेहतर बना पाते हैं। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं आपको कि आनुवंशिकता और वातावरण का कैसे परस्पर इंटरेक्शन होता है, मान लीजिए जैसे अब इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, बुद्धि की बात कर लेते हैं। ओके, बुद्धि आपको क्या है, बुद्धि जो है आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, ठीक है। किसी बच्चे को बुद्धि से जुड़े जो अच्छे जीन हैं वो मिल सकते हैं उसके पेरेंट्स से, लेकिन अगर उसे सही शिक्षा ना मिले, सही एटमॉस्फेयर ना मिले, उसको कोई इंस्पायर मोटिवेट करने वाला ना मिले, तो क्या उसकी जो ये बुद्धि है क्या वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी भाई। अब जैसे हमने कहा था आपको पिछली क्लास में कि बच्चे जो है वो भाषा की जन्मजात क्षमता लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है। भाषा की जन्मजात क्षमता लेकर के पैदा हुए, ये उसका आनुवंशिकता हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में जाएगा वहां की भाषा बोलेगा, ये वातावरण हो गया। या इसको हम ऐसे समझें कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात हो सकती है, होती भी है, लेकिन अगर उसे ऐसा एटमॉस्फेयर ना मिले जहां वो लोगों के संपर्क में आए, उनसे बातचीत करे, बोलचाल हो, है ना, संवाद हो, तो वो भाषा सीखने में कठिनाई महसूस करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्षमता तो है, आनुवंशिकता की क्षमता तो है, जो अपने पेरेंट्स से गुण लेकर के आए वो तो उसके अंदर है, लेकिन उस तरीके का एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिल पा रहा, तो वो गुण पूरी तरीके से बाहर निकल करके नहीं आ पाएंगे। ये होता है आनुवंशिकता और वातावरण का परस्पर एक दूसरे का इंटरेक्शन। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पढ़ता है। समाजीकरण का पाठ, यहाँ पे समाजीकरण का मतलब क्या होता है, सोशलाइजेशन का मतलब होता है। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बालक जो उसके सामाजिक मानदंड हैं, समाज के मूल्य, व्यवहार, संस्कार, सभ्यता, उसको सीखता है। समाज के लोगों के साथ कैसे उठना बैठना, बोलना चालना है, तो ये प्रोसेस उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हो गया प्रारंभिक समाजीकरण। प्रारंभिक समाजीकरण का मतलब है वो समाजीकरण जो बालक शैशवावस्था, बाल्यावस्था में सीखता है, और ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है, बच्चा चलना सीख रहा होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अनुशासन क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीख रहा होता है। तो इस समय बच्चे का जो सबसे पहला और उसका जो सबसे क्लोज कांटेक्ट होता है वो कहां से होता है, माता पिता से होता है, पेरेंट्स से होता है और परिवार के दूसरे सदस्यों से होता है। इसलिए माता पिता ही प्रारंभिक समाजीकरण के कौन होते हैं, प्रमुख एजेंट माने गए हैं। तो समाजीकरण का पाठ वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है, समाजीकरण का पाठ अपने पेरेंट्स से पढ़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो स्कूल भी जाएगा, मीडिया के संपर्क में आएगा, न्यूज़पेपर्स के संपर्क में आएगा, तो फिर ये सारे सेकेंडरी हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, हमने आपको 2 ही दिन पहले जीन पियाजे थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ाई है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर, किस स्टेज में आकर के बच्चा वस्तुओं को वर्णित करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको बताने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये जो सिंबल का थॉट है ये बच्चे के अंदर किस उम्र में आता है, जब बच्चा संवेदी गत्यात्मक अवस्था में होता है, यानी कि 0 से 2 साल में उसके अंदर क्या ये सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, या फिर जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की अवस्था में होता है,
या जब वो 7 से 11 साल की अवस्था में होता है, या फिर जब वो 11 से प्लस की अवस्था में होता है। देखिए, तो ये जो बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट है, हमने आपको बताया था कि बच्चा जो है 2 से 7 साल की उम्र में जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो यहाँ पे उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं। वो जैसे बच्चा अपने मोबाइल फ़ोन को गाड़ी समझ करके चलाएगा, मोबाइल फ़ोन को कार समझ करके चला रहा होता है, ठीक है, या कार को मोबाइल में लगा करके, छोटा खिलौना है कार, उसको मोबाइल कान में लगा करके मोबाइल एज अ मोबाइल उसको बात कर रहा है, दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो उसने मोबाइल फ़ोन लेकर के मोबाइल फ़ोन को कार समझ कर चला रहा है, तो उसने मोबाइल फ़ोन को कार का सिंबल दे रखा है, ठीक है। या फिर वो डंडा लेकर के डंडे को तलवार मान करके चला रहा होता है, ठीक है, कि ये डंडा है मेरा, ये तलवार है ना, तो यहाँ पे उसने डंडे को तलवार का सिंबल दे रखा है। तो इस तरीके से ये जो सिंबॉलिक थॉट है बच्चे के अंदर, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि स्टेज हमारी होती है 2 से 7 वर्ष की, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की। ये पूरी जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल में हमने इसको समझाया हुआ है। अगला प्रश्न फिर हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं, जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है हमारे माइंड में, वो क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, उसको हम स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है हमारे अंदर, जिसके माध्यम से बालक इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, उसको समझता है और फिर उसका प्रयोग करता है, ठीक है। स्कीमा को आप ज्ञान के ढांचे या सोचने की मानसिक फाइलें भी कह सकते हैं, कि ये सोचने की हमारी मानसिक फाइलें हैं, ठीक है, इनके माध्यम से हम सोचते हैं। अब स्कीमा बनता कैसे है? स्कीमा की बात करें, स्कीमा कैसे काम करता है? जब बच्चा पहली बार कुत्ते को देखता है, जब बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है, तो वो कुत्ते को लेकर के अपने अंदर एक स्कीमा बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है कि ये कुत्ता होता है, यानी कि 4 पैर वाला जानवर कुत्ता। ये उसने स्कीमा अपने दिमाग में फिट कर लिया। लेकिन जब वो धीरे धीरे, मान लीजिए कैट को देखा उसने, अब उसने कैट को पहले देख करके क्या बोल दिया? ये तो कुत्ता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि दोनों अलग अलग हैं। तो ये प्रोसेस क्या होगा कि उसका जो स्कीमा उसके अंदर फिट है, उसका स्ट्रक्चर कुत्ते को लेकर के अब उसमें थोड़ा संशोधन होगा। यहाँ पे बच्चा एकोमोडेशन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और फिर कैट का स्कीमा अपने अंदर फिट करेगा। तो ये होता है स्कीमा। इसको डिटेल में समझने के लिए आपको हमारी क्लास देखनी पड़ेगी, जीन पियाजे वाली। संचालन जो है ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन स्कीमा नहीं है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि आपका छींकना, रोना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और कॉन्सेप्ट जो है ये भी नॉलेज के ही पार्ट कह सकते हैं, लेकिन स्कीमा से ये बहुत डिफरेंट है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप बात समझ गए कि जीन पियाजे ने क्या कहा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं हैं उसको हम स्कीमा कहते हैं। अगला प्रश्न, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD की बात हो रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसमें अधिगम में कॉन्सेप्ट की चर्चा किसने की है? तो ये आपको पता है, लेवाइगोत्स्की ने की है। लेवाइगोत्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया है ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आइए एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि बालकों में परफॉर्मेंस की क्षमता लिमिटेड होती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बालक के अंदर परफॉर्मेंस की क्षमता लिमिटेड होती है, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे को सिंगिंग आती है आपके घर में, अब आप कह रहे हैं यार ये गा तो बहुत बढ़िया लेता है, लेकिन अगर हम इसको क्लासेस वगैरह करवा दें तो और किसी अच्छे सिंगर के पास पहुंच जाए तो यार ये बहुत अच्छा कर जाएगा लाइफ में। तो उसकी क्षमता लिमिटेड है, वो जितना गा रहा है उसकी क्षमता लिमिटेड है। अब उसको उसमें अगर कोई दूसरा उसमें हेल्प करेगा तब तो वो उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएगा, वरना उसकी क्षमता लिमिटेड है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। सिंगिंग की क्षमता उसकी लिमिटेड है या डांसिंग की क्षमता लिमिटेड है। फिर आप क्या करते हैं कि यार बच्चा हमारा गाता बहुत बढ़िया है, तो इसी फील्ड में इसको आगे बढ़ाने के लिए आप इसको क्या करते हैं, किसी डांस क्लास में, किसी सिंगिंग क्लास में भेज देते हैं, किसी अच्छे सिंगर के पास आप भेज देते हैं कोचिंग के लिए। तो अब वहां पे उसकी क्षमता लिमिटेड तो थी, लेकिन जब वो दूसरी क्लास में गया, दूसरे सिंगर ने उसको सिखाया तो उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, तो उसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र नाम दे दिया। इसके अनुसार किसी कुशल या वयस्क साथी की सहायता से बालक के परफॉर्मेंस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी सिंगिंग है,
तो दूसरा जो कुशल है, जो सिंगिंग में स्किलफुल है, जो उसमें महारत हासिल किए है, वो अगर आपको हेल्प करेगा, या आपका कोई आपसे बड़ा साथी जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आप जो है उस परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। बालक द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले काम के बीच एक अंतर होता है, उसी को इन्होंने समयस्थ विकास का क्षेत्र कह दिया। जैसे यहाँ पे बच्चा कैन डू अलोन, काम यहाँ पे अकेला कर सकता है, यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं कर सकता, तो इस दोनों के बीच में एक आता है क्षेत्र कैन डू विद हेल्प, जहां पे बच्चा दूसरे के हेल्प से काम कर पा रहा है, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेवाइगोस्की जो है वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतनी बात होती है क्लियर। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए, किसका, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से डैश के महत्व पर जोर देते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए किसको महत्व देते हैं, संस्कृति को, परिपक्वता को, नकारात्मक प्रतिपुष्टि को, या फिर पुनर्बलन को। अब इसमें कौन सा शब्द है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत क्या दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जहां समाज की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, वहां आपको वाइगोत्स्की दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि संस्कृति किससे जुड़ा है, वाइगोत्स्की से। ठीक है, ये तो हो गई एक तुक्का मारने वाली बात कि हमको इतना पता है कि संस्कृत से जुड़ा है तो वाइगोत्स्की का होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है। देखिए संस्कृत का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे चिंतन, भाषा, तर्क, ये अकेले नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। यहाँ पे संस्कृति वो माध्यम है जिसके जरिए बच्चा सोचना और समझने की जो प्रक्रिया है वो डेवलप होती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे हमारी भाषा है, हमारी परंपरा है, सामाजिक व्यवहार है, या सिंबॉलिक थॉट है, ये सभी संस्कृत से आते हैं और बच्चे के चिंतन को एक आकार देते हैं। उन्होंने ये भी कहा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चे पहले सामाजिक स्तर पर सीखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस दिन मैं थ्योरी की क्लास ले रहा था कि बच्चे पहले सामाजिक स्तर पर सीखते हैं, यानी कि समाज से सीखते हैं, दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखते हैं, फिर बाद में वो चीज़ वो अपने आप करने लग जाते हैं, फिर वो व्यक्तिगत स्तर पर आ जाते हैं, खुद उस काम को करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृति बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, चिंतन प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा प्यारा प्रश्न है, कहता है निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने हिंज की स्टोरी सुना करके बच्चों के तर्क को जाना। इनका जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं जहां से होकर के बच्चा गुजरता है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग राइट आंसर हो जाता है आपका। और बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी इन्होंने और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ठीक है, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है प्रश्न कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। बात तो ठीक है, कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कई प्रकार का होना चाहिए। अगर आप एसएसटी की भूगोल की क्लास ले रहे हैं तो आपके पास मैप भी होना चाहिए, ग्लोब भी होना चाहिए, है ना, और भी जो चीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, और भी शिक्षा से संबंधित जो संसाधन है वो चार्ट पेपर वगैरह वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात बहुत ठीक लिखी है कि भाई बच्चे को हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल देना चाहिए और उससे बच्चा सीखता है। और ये हमारा रचनावादी दृष्टिकोण भी हमारा यही कहता है कि छात्र अनुभव और संसाधनों के माध्यम से सीखते हैं। वेरी गुड भाई। एक सहायक माहौल, एक ऐसा माहौल जो बच्चों को हेल्प करता है। ठीक है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण में सक्षम होते हैं। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि जहाँ बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, हेल्पफुल इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने के लिए प्रेरित होता है। बात ये भी ठीक है। अब ये देखो कि क्या सेकंड ऑप्शन फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए एक्सप्लेन तो कर रहा है। कैसे कर रहा है,
भाई क्योंकि अगर विद्यार्थी सहायक माहौल में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं तो वो उपलब्ध जो सामग्री होती है, जो वहाँ पे जो भी अध्ययन अध्यापन सामग्री है, संसाधन है, ठीक है, उनका प्रयोग करके ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न कहता है कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, थोड़ा सा चेंज था। जो आईक्यू टेस्ट है हमारा, ठीक है, बुद्धि लब्धि परीक्षण है, उनकी आलोचना होती है। क्यों आलोचना होती है? क्योंकि वो पक्षपाती मानदंड यानी कि बायस्ड नॉर्म्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये जो आईक्यू टेस्ट तैयार किए गए हैं, ये सब अमेरिका जैसे देशों में तैयार हुए हैं। तो वहाँ पे बच्चों का सीखने का एनवायरनमेंट, उनकी संस्कृति या उनके संदर्भ कहें, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें, उनकी भाषाई संस्कृति, भाषा की बात करें, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो वहाँ से आने वाले बच्चों के लिए वो ठीक है। लेकिन हमारे जैसे भारत जैसे देश में यहाँ पे चीज़ें वहाँ से बहुत अलग हैं, सभ्यता संस्कृति अलग है, ठीक है, सीखने के तौर तरीके अलग हैं। तो बच्चे का आईक्यू टेस्ट जो वहाँ का है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सटीक बैठे तो जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चे की वास्तविक क्षमता क्या है उसका मूल्यांकन हो ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि आपने जो आईक्यू टेस्ट बनाया है वो तो वहाँ जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है, उसके हिसाब से आपने तैयार किए ना। हमारे यहाँ चेंजेस है थोड़ा, भाई बच्चे का एनवायरनमेंट भी चेंज है, उसकी सीखने की क्षमता या सीखने के तौर तरीके भी चेंज है, तो बच्चा हो जरूरी नहीं है कि उस पर खरा उतरे, इसलिए पक्षपाती मानदंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, आईक्यू परीक्षण जो होते हैं वो मुख्यतः मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक होते ही नहीं है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा भाई। फिर कह रहा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, ये एक सुधार करने का सुझाव है, आलोचना का आधार नहीं है। बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, ये भी सुधारने वाला कदम है, आलोचना नहीं करता, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है पक्षपाती मानदंड, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर लेव वाइगोत्स्की का है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, चिंतन में बाधक बनती है? अरे लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बाधा नहीं बताया है इसको, चिंतन को सुसाधित करती है, ये थॉट्स को फैसिलिटेट करती है, चिंतन को सुधारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव भी नहीं पड़ता, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो जाएगा कि इनके अनुसार चिंतन को सुसाधित करती है, ठीक है, फैसिलिटेट करती है। इसको पूरा समझने के लिए हमारी थ्योरी पढ़ लीजिए वाइगोत्स्की की, पूरा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए फिजिकल एजुकेशन के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? कि भाई हमने सीमित कर दिया है, अगर लड़कियां चुनेंगी कोई ऑप्शनल चॉइस अगर लड़कियों के पास होगी तो वो होम साइंस लें, और लड़कों के पास अगर ऑप्शनल कोई चॉइस है तो वो फिजिकल एजुकेशन लें, ठीक, ये हमने तय कर दिया। तो भैया ये तो तुम जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हो कि लड़कियां सिर्फ होम साइंस पढ़ेंगी, खाना पकाएंगी, घर में रहेंगी, लड़के फिजिकल एजुकेशन लेंगे, बढ़िया गेम खेलेंगे या और आगे तक जाएंगे, तो ये तो जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है, इसमें कुछ खास समझने वाली बात है नहीं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा में विविधता अध्यापन डैश अधिगम प्रक्रिया में क्या है? कक्षा में जो विविधता होती है, जैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से आए हैं, उनकी सीखने का स्टाइल अलग अलग है, कोई स्पीड से, कोई जल्दी सीखता है, कोई स्लो सीखता है ना, बच्चे अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं, तो ये विविधता है आपकी क्लास में। इसको क्या है? ये समस्या होगी, संसाधन होगी, रुकावट या बाधा? देखिए, जो विविधता है इसको हमेशा हम गले लगाते हैं, सम्मान देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारी क्लास में एक संसाधन का काम करेगी, रिसोर्स का काम करेगी। जब टीचर डाइवर्सिटी को पहचानता है, विविधता को पहचानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो उसे एक सकारात्मक अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भाई जो चीज़, जो भाषा हमको आती है दूसरे को नहीं आती, तो वो हमसे सीख रहा है, हम उससे सीख रहे हैं, पॉजिटिव ही तो है ना। इससे सभी बालकों की सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार होता है और समावेशी शिक्षा को भी यहां से बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? कौन सा मूल्यांकन?
सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, क्या ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बच्चों के लिए सही है कि पूरा साल पढ़ लिया, लास्ट में एग्जाम करा के बच्चों का मूल्यांकन कर लिया, क्या ये चीज़ यहाँ पे सही है? या फिर सत्र से पहले विशेष शिक्षक द्वारा आपने कोई स्पेशल एजुकेटर बुला लिया और बच्चे का क्या करा लिया, आपने असेसमेंट करा लिया, मूल्यांकन करा लिया। क्या सेशन शुरू होने से पहले असेसमेंट ठीक है, या विद्यार्थियों द्वारा किया गया खुद का मूल्यांकन अच्छा होता है, या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं कि हर बच्चे पर एक ही तरीके से टेस्ट लेना, चाहे कोई बच्चा कमजोर हो, प्रतिभाशाली हो, दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो, कैसा ही बच्चा हो, हम सब पर एक ही तरीके से हम टेस्ट लेंगे। क्या ये सही है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा बेस्ट ऑप्शन, वो जहां बच्चा खुद इन्वॉल्व है, जहां बच्चा सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, जहां बच्चे के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, इंगेज होगा, वो ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे पॉइंट कह रहा है स्वयं मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन का मतलब होता है जिसमें बालक स्वयं अपनी सीखने की प्रक्रिया और उपलब्धियों का आकलन करते हैं कि हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, हमारी क्या अचीवमेंट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बालकों में एक कहते नहीं आत्मचिंतन, तो आत्मचिंतन में हेल्प मिलती है बच्चे की, बच्चा अपने आप को जांच परख पाता है, अपनी कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी मजबूती क्या है, उसको पहचानता है और लर्निंग में एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करता है। सीखने की उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैंने जो है कि अच्छा किया। ये सारी चीज़ें जब वो खुद आकलन करता है तो अपने आप को पहचानता है बालक। ठीक है, तो स्व मूल्यांकन केवल मूल्यांकन नहीं होता बल्कि अधिगम का एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखने के समय जब बालक कोई नया टॉपिक सीख रहा है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने डाउट्स को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चों को कोई नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से कह दो कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भैया प्रश्न पूछ सकते हो हमसे और अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। बहुत अच्छी बात कही टीचर ने, है ना, क्योंकि भाई नया टॉपिक है, नया ज्ञान है, उसको समझने के लिए बालकों का सवाल पूछना और उनके डाउट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। उनके साथ कम्युनिकेशन होगा बच्चों के साथ, है ना, इससे वो एक्टिव होकर के सीखेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है इन्होंने, बच्चा जो एक्टिव होकर के सीखेगा चीज़ों को गहराई से समझेगा। दूसरा कह रहा है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। नहीं भैया, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सवाल पूछने से क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है। सवाल पूछना क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है। ये भैया कट जाएगा ऑप्शन, केवल ए सही है, आर गलत है। ढूंढो इसमें कहाँ, ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, और क्वेश्चन कहता है कि वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन के लिए निम्न में से क्या बाधा बन जाता है। आपको हमने कल समझाया था कि वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थी कौन होते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो बेचारे सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, आर्थिक रूप से जो गरीबी में गुजरे हैं, जो बेचारे शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए, शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गए हैं, जिनको समाज से प्रेम स्नेह मिलना था, मिल नहीं पाया और पूरी तरीके से समाज से वंचित रह गए हैं। तो इनके सफल समायोजन के लिए क्या बाधा बन जाएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, ये बाधा नहीं बनेगा। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह अगर होगा, हम उनको इंक्लूड करेंगे तो ये समावेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये बाधा नहीं है, ये अच्छी बात है। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकारोक्ति यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम दियर सोशल ग्रुप्स, ये क्या है, ये प्रेरणा स्रोत जो है उनके समाज के जो रोल मॉडल हैं उनको स्वीकार किया जाए तो ये तो सहयोगी होगा। अगर हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे तब बाधा बनेगी। तो हमें स्वीकार करना है, उनके समाज के जो रोल मॉडल हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। ये भी बाधा नहीं है, ये बाधा नहीं है। विभिन्न प्रथाओं में अंतर को प्रकाशित करना, कि अलग अलग प्रकार की जो प्रथाएं हैं, समाज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो प्रथाएं हैं, उनमें अगर हम अंतर करेंगे तब बाधा उत्पन्न होगी। अंतर करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, अर्थात जब विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाओं में
अंतर हो जाता है तो अंतर को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई एक श्रेष्ठ है बाकी हीन है। हम अगर कहते हैं कि उस समाज के लोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं, उस समाज के लोग बहुत लो होते हैं, या दूसरे समाज के लोग बहुत अच्छे हैं और इस समाज के लोग बहुत पीछे हैं, या किसी भी तरीके से अगर हम तुलना करने लग जाएं तो जो बेचारे वंचित समूह के विद्यार्थी हैं ना, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाएगी। उनको एक अलग थलग का महसूस होगा कि हमको अलग किया जा रहा है। उनके अंदर एक अस्वीकृति की भावना पैदा हो जाएगी कि हमको यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सफल समायोजन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे समावेशी वातावरण का निर्माण ही नहीं हो पाएगा बच्चे, है ना। और फिर है कि ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। एक साझा राष्ट्रीय अस्मिता मनोवृत्त करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना, ये भी यूनिटी की बात करता है, ये बाधा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं और प्रश्न 17 नंबर कहता है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जिनको सीखने में समस्या है, जिनको सीखने में दिक्कत है, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि लर्निंग डिफिकल्टी है तो सभी बच्चे एक जैसे ही हों, काट दो इस ऑप्शन को, ये सही नहीं है। विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में पढ़ना चाहिए, जरूरी है कि जो लर्निंग डिफिकल्टी है, सीखने में कठिनाई है, तो उनको स्पेशल स्कूल में ही भेजा जाए, ये भी जरूरी नहीं है। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, लर्निंग डिफिकल्टी है, जरूरी नहीं कि वो हाइपर एक्टिव ही हो, ठीक है। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है भाई, कि जो है अधिगम जो लर्निंग डिफिकल्टी वाले विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी सीखने की क्षमता, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं सब अलग अलग होती हैं। तो कुछ को पढ़ने में दिक्कत है ना, कुछ को लिखने में दिक्कत होगी, कुछ को मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, कुछ को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, तो किसी विशेष भाषा में भी उनको कठिनाई हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे हों, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनका विजन लो है, यानी कि जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, उनके लिए क्या करेंगे आप भाई। कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, बात तो ठीक लग रही है कि बच्चों के लिए जो हेल्प करने वाले टूल्स हों, डिवाइसेस हों, उपकरण हो, वो होने चाहिए, बात तो ठीक लग रही है। इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, हम कभी भी बच्चों का सेग्रेशन या लेबलिंग नहीं करेंगे, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनको पहले हटा दो। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, यार एक पहले तो वैसे बेचारा विजन लो है उनका, देखने बेचारा थोड़ा कम दिखाई देता है, और सीट उनकी दूर कर दोगे आप, ये तो गलत बात है ना। उनको तो हम और पास बैठाने की कोशिश करेंगे। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण, केवल दिखाने वाली चीज़ें लाओ उनके लिए, एक तो वैसे ही वो दृष्टि से जूझ रहे हैं, विजन लो है, आप उनके लिए और दिखाने वाली चीज़ें ला रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। बेस्ट ऑप्शन यह है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, ऐसे उपकरण जो उनके लिए मौजूद हों जिनको दिखाई नहीं देता है ना। जैसे बड़े बड़े अक्षरों वाली किताबें ले आओ, ब्रेल लिपि का प्रयोग करो, स्क्रीन रीडर वगैरह हो गए, है ना। ये जो दूसरे सहायक उपकरण हो वो बच्चों को आप दो, है ना, ताकि वो बाकी छात्रों के साथ समान रूप से सीख सके। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए आज का। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको हम क्या कहते हैं, ADHD से जुड़े विद्यार्थियों के बारे में क्या सही है। स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आर लाइकली टू, जिन बच्चों के अंदर ADHD होता है, जो ADHD के शिकार होते हैं, ये इनके अंदर एक तो बड़ा ही आवेगशीलता का लक्षण होता है। बिना सोचे समझे बोल देना, जैसे किसी भी सवाल का जवाब बिना पूरा सुने ही उसका जवाब दे देना, दूसरों की बात बीच में काट देना, है ना। अगर कहीं लाइन लगी है तो ये अपना इंतज़ार करना इसको मुश्किल हो जाता है, जो मन में आया वही बोल दिया, है ना। क्लास में अचानक खड़े हो गए या दौड़ लगाना शुरू कर दिया, इधर से उधर ये स्टूल फेंकते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। नियमों का इनको, स्कूल के रूल नियम ये अक्सर क्लास में पिटते रहते हैं, स्कूल में पिटते रहते होंगे कि मतलब जो है नियमों का पालन करने में इनको बड़ा कठिनाई होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, ये बात तो सही है, उनको बड़ा आवेगशीलता बहुत होती है। आवेगशीलता वही जो मैंने अभी बताया आपको, है ना, कि ये क्या कहते हैं उसको, बिना सोचे समझे बोल देना, दूसरों की बात काट देना, है ना। तो वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ये उछल कूद बहुत मचाते हैं।
उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता बिल्कुल नहीं। दूसरा बोल रहा है, ये पहले अपनी बात बोलने लग जाएंगे। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, नहीं, अपनी क्रियाओं को ये व्यवस्थित रूप से नहीं करते। यानी कि ये विद्यार्थी जो भी काम करता है वो एक प्लान तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से सोच समझ करके करता है, यानी कि उसके कामों में नियम, अनुशासन, स्पष्ट योजना होती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति होगी। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की प्रभावी रणनीति इसमें से कौन सी होगी। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय, नहीं, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो जानकारी को समझने में अतिरिक्त समय नहीं लगाता, बड़ी जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, ठीक है। बहुत आसान सरल सवाल पूछना, इससे तो बच्चा बोर हो जाएगा। गिफ्टेड चाइल्ड है ना, बहुत आसान चीज़ों में ये बोर हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, ये बात ठीक है। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपने का मतलब ये है कि स्वचयनित मतलब विद्यार्थी को खुद चुनने की आज़ादी देनी चाहिए, जिससे वो काम को खुद चुन पाए कि कौन सा काम वो करना चाहता है ना। जैसे प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट करेगा या कौन सा टॉपिक चुनेगा, कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, या अपने अनुसार जो एक्टिविटी है, जो प्रॉब्लम है, उसको चूज करे वो, ठीक है। इससे बालक का जो इंटरेस्ट है, जो आत्मनिर्भरता है, वो बढ़ेगी। अब इसमें कह रहा है कि उच्च क्रम चिंतन कार्य का मतलब ऐसे काम जो केवल याद करना या दोहराने तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि बालकों को गहराई से सोचना, एनालिसिस करना, समस्या हल करना और इनोवेटिव आइडियाज उसको देते हैं, डिसीजंस के लिए जो प्रेरित करते हैं, ऐसे काम देना। ऐसे काम में बच्चों को मजा आता है, इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट है। उसमें सफलता की निम्न उम्मीद नहीं होती। गिफ्टेड चाइल्ड है भाई, तो उसके अंदर हम सफलता की निम्न उम्मीद नहीं रख सकते। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपने से बच्चे को क्या होगा, उसकी जरूरत को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति होगी, क्योंकि जो बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है वो बड़ा तेजी से सीखते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासु होते हैं। जो काम उनके लिए थोड़ा जटिल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, उस काम को करने में उनको मजा आता है, इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग उनके अंदर होती है, ठीक है। सारी विशेषताएं होती हैं प्रतिभाशाली बच्चे की। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि गैर जन्मजात अधिगम, जैसे कि बांसुरी बजाना क्या है, जन्मजात अधिगम नहीं है। ये हम बाहर आकर के, दुनिया में आकर के बांसुरी बजाना सीखते हैं। शतरंज खेलना सीखने के लिए क्या होगा भाई, किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। बात तो ठीक है कि अगर हम जैसे बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, तो जब तक हम सीख रहे हैं ना, जन्मजात तो है नहीं, हम सीख रहे हैं, तो जब तक हमें कोई बाहरी निर्देशन नहीं मिलेगा, कोई बाहर से हमें सिखाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक नहीं सीख सकते। और दूसरी बात, अगर हमारी आंतरिक इच्छा होगी तभी हम सीख पाएंगे। अगर आंतरिक इच्छा नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, तो भी चाहे हमें कोई कितने भी कोशिश कर ले, हमें नहीं सिखा पाएगा। तो बांसुरी बजाना सीखने के लिए या शतरंज खेलना सीखने के लिए एक तो हमें कोई बाहर से सिखाने वाला हो, दूसरी हमारी अपनी इच्छा भी होनी चाहिए सीखने के लिए, तभी हम उसको सीख पाएंगे। किसी भी तरह के बाहरी निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। भाई देखो, ऐसा है, तुम सीखना चाह रहे हो तो तुम्हें बाहर से किसी न किसी गाइडेंस तो लेना पड़ेगा ना, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप सीटेट में मान लीजिए सीडीपी में 30/30 लाना चाह रहे हो, ठीक है, या इन क्वेश्चंस को हल करना चाह रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपकी आंतरिक इच्छा बहुत है, आपका मन बहुत है कि ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए, हम ये सारे क्वेश्चन सीख पाए, हम सीडीपी में 30/30 ला पाए। ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक इच्छा है, लेकिन हम आपको उसमें बाहरी निर्देशन दे रहे हैं, हम आपको इसमें यानी कि वर्ड टू वर्ड आपको समझा रहे हैं। ये बाहर से आपको निर्देशन हम दे रहे हैं, हम आपको बताएं कि कैसे 30/30 लाया जाता है। मेहनत तो आप करेंगे ना, तो वो आंतरिक प्रेरणा हो गई। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पीवाईक्यू पढ़ना है, कैसे थ्योरीज पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कोशिश करके आप 30/30 ला सकते हैं। ये हमारा बाहरी निर्देशन हो गया जो हम आपको दे रहे हैं, यही होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया आपका। चलिए, ऐसा नहीं कि बाहरी निर्देशन की जरूरत नहीं होती, बाहरी निर्देशन की जरूरत होती है, लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। अभिप्रेरणा चाहिए आंतरिक, ठीक है। अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो, चाहे बाहर से कोई कितने जतन कर ले, आप नहीं सीख पाएंगे। किसी भी स्रोत से बाहरी निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती, गलत बात होती है भाई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से कैसे सीखते हैं? केवल टेक्स्ट बुक से, किताबों से? नहीं तो केवल किताबों से रट्टाफिकेशन हो जाएगा। केवल अध्यापकों द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर फिर वही रट्टाफिकेशन की बात बस रट लो, सीख जाओ। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता करके, निष्क्रिय नकल द्वारा नहीं, पैसिव होगा नहीं बच्चा, इसमें नकल द्वारा नहीं सीखता। देखिए, नकल द्वारा सीखता है एक्टिव होकर के, ठीक है, जहां वो इमिटेशन करता है, दूसरों का नकल करता है, अनुकरण करता है छोटा बच्चा, वह सीखेगा। अपने आस पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखिए, बच्चे अपने आसपास के लोग, उसके जैसे उसके मित्र हो गए, उसका फ्रेंड सर्कल हो गया, अपने पेरेंट्स, माता पिता हो गए, टीचर हो गए, इनसे पारस्परिकता करके, इनसे इंटरैक्ट हो करके सीखता है। और अपने लाइफ की जो वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनसे जुड़ करके बच्चा सीखता है। ये बेहतर यहाँ पे सीख रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। इसका मतलब यह है कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, जहां बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, जरूरत के हिसाब से उसको सिखाया जाए, बच्चे के हिसाब से चले हम, ना कि हम अपने हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक होता है, ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। जब हम बच्चे के हिसाब से चलते हैं तब बच्चा बेहतर सीखता है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अध्यापक केंद्रित नहीं, फिर तो अध्यापक अपने हिसाब से चलेगा। बाल केंद्रित हो लेकिन केवल पुनरुत्पादन, यानी कि केवल बस जो सिखाया जाए उसको रट ले, पढ़ ले, रट्टा मार ले, वो भी ठीक नहीं है। अध्यापक केंद्रित या फिर ध्वंजन, डिस्ट्रक्शन, ये सारे निगेटिव हैं, हटा दो। बेस्ट ऑप्शन है बाल केंद्रित होना चाहिए, जिससे बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में इंगेज होने में बालक को बाधक बन जाता है? जहां बच्चा अपने आप को इंगेज नहीं कर पाता, संलग्न नहीं हो पाता, कौन सी चीजें जो बाधा बन जाती है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित काम देना, ये तो बच्चे को और इंगेज करेगा, क्योंकि ये उसके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ काम है जिसमें वो और इंगेज होकर के सीखेगा, ये तो बात ठीक है। बाधक कौन सा बन रहा है वो हमें ढूंढना है। विद्यार्थियों की रुचि आधारित काम देना, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उस काम में तो और बेहतर सीखेगा, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। ऐसा काम देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। देखिए, बहुत आसान काम हो तो फिर बच्चा ऊब जाता है ना, ऊब जाता है ना, तो बाधक तो यही बनेगा। ऐसा काम देना जो विद्यार्थियों के विचारों के महत्व दें, ऐसे काम देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दें, यहाँ भी बच्चा अपने आप को इंगेज कर पाएगा। लेकिन जो काम बहुत आसान होगा वहाँ बच्चा अपने आप को इंगेज नहीं कर पाएगा, ये उसको इंगेजमेंट में क्या करेगा, बाधा बन जाएगा। अच्छा, हम लोग नहीं जब सवाल लगाते हैं या काम करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सवाल लगाते थे हाई स्कूल इंटर में, तो पता लगे कि सवाल लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, फिर 4, 6, 10 पेज खराब कर दिए, फिर सवाल लगा, तो कितना मजा आता था, क्योंकि वहां पे हम अपने आप में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारे लिए सिर्फ बहुत काम आसान हो तो ऊब जाएंगे हम, तो बहुत आसान काम बच्चे के लिए बाधा बन जाता है। मजा वहां आता है जहां बच्चा थोड़ा मुश्किल काम हो, थोड़ा मेहनत करके सीख पाए, थोड़ा मेहनत करके उसके आंसर पर पहुंच पाए। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए भाई बताओ? अर्थपूर्ण हो और संदर्भित हो या असंदर्भित हो, जो आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ना करता हो और उसका कोई मतलब ना बनता हो, ऐसा होना चाहिए। अर्थपूर्ण हो और आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ना करता हो, संदर्भित हो और उसका कोई मतलब ना हो। कौन सा होना चाहिए? हमारा जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए। मतलब क्या होता है सर? देखिए, हमने पहले कहा कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम, जब बालक नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ करके समझते हैं तो वो ज्ञान उनके लिए अर्थपूर्ण बन जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है। अच्छा, फिर है संदर्भित अधिगम। संदर्भित मतलब होता है ऐसी लर्निंग, वह अधिगम जिसमें ज्ञान या जानकारी को विद्यार्थियों के जीवन, उनके अनुभव, उनकी रुचि और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ा जाता है, वो होता है संदर्भित अधिगम। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी केवल रटकर ना सीखे बल्कि वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करना भी सीखे, वो होता है संदर्भित। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए,
प्यारे दोस्तों, ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी में हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी में हो, या कोई भी टेट आपका हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्वेश्चंस। आज का 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कहता है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल कर देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है हमको सॉल्व करनी है, तो हम उसमें उसके जो सॉल्व करने के जो चरण हैं वो फेरबदल कर देते हैं कि पहले कोई चरण अप्लाई कर दिया, पहले कोई चरण, तो लेकिन फिर भी एवरेज रूप में बताइए कि समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप हल करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे बताइए, उसका हल ढूंढेंगे, या समस्या का प्रस्तुतिकरण उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या सबसे पहले आप उसको पहचानेंगे ठीक से, या फिर अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन करेंगे। ये बताओ, प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, पहले क्या करेंगे? पहले तो हम उसको ठीक से पहचानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, है ना, इसका सोर्स क्या है, इसकी जड़ क्या है, ये आई कहाँ से, इसके पीछे रीजन क्या है, हम उसको ठीक से पहचानने का काम करेंगे। फिर जैसे दूसरा स्टेटमेंट हो, दूसरा इसका स्टेज होगा, उसका एनालिसिस करेंगे, है ना, उसके कारण समझेंगे, प्रभाव समझेंगे, उसकी आवश्यकता को गहराई से समझेंगे, फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके हम दूसरे जो अल्टरनेटिव जनरेटिंग, यानी कि जिसको हम उसके विकल्प तैयार करेंगे समाधान के लिए, फिर उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो चुनेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा सीरियल चलता है। सबसे पहले तो हम उसको पहचानेंगे, उसके बाद बाकी ऑप्शंस पर, बाकी स्टेजेस पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है, औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा कौन सी, जो आप विद्यालय में ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वो समागम करते हैं, एक संपन्न समझ डेवलप कर लेते हैं। यानी कि जहाँ बच्चा रह रहा है, अपने आस पड़ोस की चीज़ें जो देख रहा है, जहाँ वो खेल कूद रहा है, वो सारा ज्ञान वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। फिर वो जाता है औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने के लिए, यानी कि विद्यालय में प्रवेश करने के लिए। एक टीचर को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? पूरी तरह नकार देना चाहिए कि जो कुछ तुम सीख के आए हो उसको बिल्कुल इग्नोर मार देना चाहिए बच्चे को, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सिलेबस चल रहा है अब बस वही रट्टा लगाना है, वही पढ़ना है, बाकी सब भूल जाओ, ऐसा करेंगे आप? उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए जो कुछ वो सीख करके आए हैं अपने वास्तविक घटनाओं से, अपने आस पड़ोस से, उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए कि ये जो सीख करके आया है वो सारा दोषपूर्ण है। भाई, जब बच्चा जो अपने एटमॉस्फेयर से सीख करके आया है, आस पड़ोस से सीख करके आया है ना, वो उसको क्या करना चाहिए? उसको अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि यहीं से बच्चे का ज्ञान आगे बढ़ेगा, उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम उसको नकार नहीं सकते कि जो बच्चा सीख के आया उसको हम नकार दें, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, ये कौन सी बात है? अब भाई यहाँ पे बात आ रही है विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू। संवेगात्मक मतलब जो इमोशनल साइड होता है, इमोशनल यानी कि बच्चे की रुचि, उसकी प्रेरणा, उसका आत्मविश्वास, है ना, उसकी इमोशंस, उसकी भावनाएं, क्या उसको अनदेखा करना चाहिए? ठीक है, नहीं भाई, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संवेदना और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कौन कहता है संबंधित नहीं है भैया? इमोशंस और कॉग्निशन बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। अगर आप इमोशंस में, आप मान लीजिए आप चिंतित हैं, ठीक है, आपकी इमोशन क्या है? आप बहुत चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं, आपके अंदर भय है, तो आपका संज्ञान, क्या आप चीज़ों को सीख पाएंगे? क्या उन चीज़ों पर आप ध्यान दे पाएंगे? क्या उसको अपनी मेमोरी में फिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीखने के लिए खुश हैं, उत्साहित हैं, प्रेरित हैं, तो फिर आपका संज्ञान, आपके मस्तिष्क में चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, चीज़ों को आप जल्दी समझ भी पाएंगे। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं इनके तो भैया, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि जो संवेगात्मक पहलू उसको अनदेखा नहीं करते, क्योंकि ये लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, दोनों ही ऑप्शंस गलत हो जाते हैं हमारे। अगला प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को कॉम्पिटिशन के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बढ़े, बस कॉम्पिटिशन बढ़े, या रट्टाफिकेशन पर जोर देना चाहिए, या बच्चे को स्वतंत्र चिंतन करने देना चाहिए, या फिर
पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन, पैसिव बच्चा कभी नहीं होगा, हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है, बच्चे को हम स्वतंत्र चिंतन करने दें, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जोर देना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों को सोचने समझने, इनोवेटिव नए नए आइडियाज़ को ग्रहण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? जो लर्निंग है उसको हम फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं? अधिगम को सुसाधित करने का मतलब है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सरल, प्रभावी और गहराई से समझने के योग्य बनाना। अधिगम को सुसाधित का मतलब क्या होता है? जो सीखने की प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए और गहराई से समझने के योग्य कैसे बना सकते हैं? योग्यता के स्थायी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर के, या स्थायी दृष्टिकोण, स्थायी क्या है? एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी नहीं है, हमने कल ही ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया था। एंटिटी हमारा जो, इसका मतलब है कि योग्यता स्थायी नहीं होती, योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, गलत है, कल भी क्वेश्चन था ये। कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, जब हम काम का क्या उद्देश्य है ये हम विद्यार्थियों को तक साझा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसका उद्देश्य क्या है ये साझा करना चाहिए भाई। सिर्फ कंपटीशन को नहीं बढ़ाएंगे, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके, ये बात सही है भाई। चिंतन परिवर्तन यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शन। हमें अधिगम को सुसाधित बनाना है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, प्रभावी बनाना है, गहराई से समझने के योग्य बनाना है। तो यहाँ पे चिंतन परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिवीजन के मौके प्रदान करने से बालक अपने अनुभव और ज्ञान को समझेगा, परखेगा, सुधारने का अवसर उसको मिलेगा, जिससे अधिगम और ज़्यादा प्रभावी होगा। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में हमारी वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा और फिर हम मिलते हैं कल 6 बजे नेक्स्ट क्लास में।